अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके सामने एक बहुत दिलचस्प किताब पे बात करूंगा जो तारीख़ की किताब है। वैसे तो हिटलर और नाज़िज़्म और नाज़ी जर्मनी पे बहुत कुछ लिखा गया है और इस किताब के बाद बहुत सी ऐसी किताबें आई हैं जो इससे भी ज़्यादा मुदल्लल हैं, इससे भी ज़्यादा तहकीक पे मबनी हैं और उनको बहुत मुस्तनद समझा जाता है। लेकिन इस किताब की कुछ ख़ासियतें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये मुझे बहुत पसंद आई। इसका नाम है द लास्ट डेज ऑफ हिटलर और बुनियादी तौर पे ये बयान है, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, उन अयाम का जो हिटलर ने गुजारे अपने आखिरी दिनों में बर्लिन में अपने बंकर में अपने साथियों के साथ। सो उससे कुछ देर पहले के हालात व वाक़यात और फिर वो आखिरी अयाम जो उसके हैं, जिनके गिर्द एक तरह की मिस्ट्री भी थी कि उसका क्या बना और क्या हुआ उसके साथ। ह्यू ट्रेवर रोपर जो हैं इसके मुसन्निफ़, जो कि एक मारूफ बरतानवी तारीख़दान थे, उनकी ये किताब है। और इसकी ख़ास बात एक और ये है कि 1947 में छपी, यानी कि ये बहुत कंटेम्परेनियस है, हमअसर है उन वाक़यात के जिनकी बारे में ये बात कर रही है। कई ऐसी चीज़ें इसमें हैं जिस पे अभी क़यास आराई है। हिटलर के ऐसे साथी हैं जो फ़रार हो चुके हैं और ये नहीं पता चला कि वो कहाँ पे हैं। कई चीज़ें अभी अभी दरियाफ़्त हो रही हैं, लेकिन फ़ौरी तौर पे छानबीन करके इनको ये मिशन दिया गया कि पता लगाया जाए कि हिटलर के साथ उसके आखिरी दिनों में क्या हुआ। अच्छा, अब ये किताब ज़ाहिर तारीख़ी अहमियत की तो हामिल है उस इंतहाई अहम अहद को समझने के लिए, लेकिन अब जिस तरह से फ़िस्तायत यानी कि फ़ाशिज़म और मुतलक़ुल अनानियत, टोटलिटेरियनिज़म और पर्सनालिटी कल्ट्स और एक्सट्रीमिज़म और नस्ली बर्तरी, ये तमाम खबासतें अभी तक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और इनकी वजह से कितने ही लाखों करोड़ों इंसान कत्ल हो चुके हैं इंसानी तारीख़ में। लेकिन ये खबासतें ख़त्म नहीं हुई, ये अभी तक हैं और अभी भी हमारे सामने एक जेनोसाइड चल रही है। तो आई थिंक ये बहुत अहम है तारीख़ को दोबारा से देखना और ये देखना कि इस तरह के लीडर कहाँ से आते हैं, कैसे वो गलबा पाते हैं अपनी कौम पे, किस तरह से उनका पर्सनालिटी कल्ट उस कौम को उसकी सोचने समझने की सलाहियत को सल्ब कर देता है और किस तरह से वो फिर ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ करते हैं दूसरे लोगों के ख़िलाफ़। सो जो टोन एंड टेनर है, चूँकि ये उसी ज़माने की किताब है, सो आप सोच सकते हैं कि जो इत्तेहादी जानिब के लोग थे, चाहे वो मुफक्किर थे, तारीख़दान थे, उनके जज्बात अभी बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं उन वाक़यात से। तो इस किताब में गुस्सा भी है, इसमें तंज़ भी है, इसमें गम भी है, तैश भी है, तहकीर भी है। कई जगह तो ये बिल्कुल कैरिकेचर करता है नाज़ी पार्टी के लीडर्स को, यानी कि उनका खाका उड़ाता है। आमतौर पे किसी तारीख़ की किताब को आप इस तरह से नहीं पाते, संजीदा तारीख़ को, लेकिन इसमें बहरहाल जो तहकीक है वो बहुत दकीक मौज़ूआत के ऊपर बड़ी गहरी तहकीक है। लिखने का अंदाज़ अलबत्ता जो है वो पोलेमिकल है, उसके अंदर ये तमाम जज्बात हैं जिसकी वजह से वो बहुत पढ़ने के काबिल भी है। उसको पढ़ना बड़ा आसान है, बिल्कुल एक नावल की तरह ये किताब पढ़ी जाती है। सो इसके असलूब के ऊपर जो है मैं बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। ये बल्कि कदरे कम जज्बाती एक पैराग्राफ है। द कोर्ट इन डिफीट एक चैप्टर से, द प्रॉस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन मे बी एक्सिलरेटिंग टू सम एस्थेटिक सोल्स, especially to those who do not intend to survive it and are therefore free to admire as a spectacle the apocalyptic setting of their own funeral. But those who must live on in the charred remainder of the world have less time for such purely spiritual experience. It is therefore not surprising that there were many in Germany who looked with dismay upon this orgy of deliberate destruction and resolved as far as they had any power to do so to frustrate it. जैसा कि मैंने कहा कि ये तो अभी कम पोलेमिकल और कम जज्बाती एक पैराग्राफ है, लेकिन बहरहाल इनकी टर्न ऑफ फ्रेज़, अल्फाज का चुनाव बहुत दिलचस्प है और ये इस किताब को बहुत पढ़ने के काबिल बनाता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो बहुत सी चीज़ें हैं उनमें से एक चीज़ जो कि मेरे लिए बहुत मज़ीद मालूमात का बायस बनी, वो नाज़ीज़्म का जो फ़लसफ़ा है उसकी नफ्सियात पे जो इनका तज्ज़िया है कि वो क्या थी, और साथ साथ इन आखिरी दिनों में जो नाज़ी पार्टी के अंदर गठजोड़ चल रहे थे, जो पावर प्ले थी, जो कशमकश थी हिटलर के करीबी साथियों में, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग ताकत और ताकत के इस्तेमाल का एक तज्ज़िया है कि किस तरह से जब कुछ लोग बहुत ताकतवर हो जाते हैं और ताकत के हिर्स में वो मुब्तला होते हैं तो फिर क्या होता है। अच्छा, अब उतनी ही दिलचस्प इसमें बात, जैसा कि मैंने कहा, किसी मेगैलोमेनियक, एक अनापरस्त शख्स
جو کہ بہت کیرزمیٹک بھی ہو، جس میں ذاتی کشش اس کی شخصیت میں بہت ہو، اور جو مطلق العنان بھی کافی حد تک بن جائے، وہ کس طرح سے پاور اس کو کیسے کرپٹ کرتی ہے، اور وہ پھر کس طرح اپنے ارد گرد کے نظام کو متاثر کرتا ہے۔ ہٹلر کی شخصیت میں ہمیں اس کی جو مقناطیسی شخصیت تھی، اور کس طرح وہ خوف اور پروپیگنڈا اور اس کے ساتھ جو لوگوں کی ذاتی عقیدت تھی، اس کی وجہ سے وہ انا پرست شخص کس طرح سے اس کا کلٹ بنا، شخصیت کا کلٹ بنا، اور شخصیت کے کلٹ اور پاپولزم اس صدی میں بھی آپ کے سامنے ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں۔ سو یہ بہت اس کے اندر ایک دلچسپ تجزیہ ہے جو ہمیں بار بار ملتا ہے۔ اب جو اس کے پیروکار تھے، جو ہائی پریسٹ آف ہز ریلیجن جن کو وہ کہتا ہے، نازیزم کے ریلیجن کے، وہ کئی قسموں کے تھے۔ کچھ تو وہ تھے جو کہ برین واش ہو چکے تھے، کچھ طاقت کے پجاری تھے، یہ رستہ تھا طاقت کے لیے، اور کچھ ایسے تھے جو ظلم کرنے سے لطف اندوز ہوتے تھے، سیڈسٹک تھے، اور یا وہ بالکل بے حس تھے انسانی احساسات سے کہ رحم کیا ہوتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن انہیں کوئی فرق نہ پڑا۔ کچھ کن ذہن تھے جو صرف آرڈر لینا جانتے تھے، کچھ وہ تھے جو کہ واقعی نازیزم کی جو فلسفی تھی اور اس کے پیچھے جو سوڈو ڈاروینزم تھا، اور جو ریشل برتری کے جو خیالات تھے جن کی دھجیاں اڑائی ہیں اس مورخ نے اس کتاب میں، اس سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ ان تمام خیالات اور محرکات کی وجہ سے کس طرح ایک قوم ایک دوسری قوم کو حقیر جان کر اسے انسانیت کے درجے سے گرا دیتی ہے اور اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے برسر پیکار ہو جاتی ہے، اور ان کے خیال میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کتاب کا ایک بہت بڑا اس کا مضمون ہے۔ اٹس اے اسٹڈی ان ڈسپوٹزم۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جینوسائیڈ کیسے ہوتی ہے۔ آج کل جو ہمارے سامنے جینوسائیڈ جاری ہے غزہ میں، اس کے بھی محرکات ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ وہ ذہنیت کیا ہوتی ہے، اور یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی قوم جو کہ خود اس ظلم سے گزر جائے، وہ کچھ دہائیوں بعد اسی طرح کا ظلم کرنے پہ مائل ہو جاتی ہے، جبر کرتی ہے، اور ایک آمر نوعیت کے حکمران کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ ان حالات میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کانشینشس ہیں اور جو اس چیز کی بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں، تب بھی جرمنی میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کی مذمت کی، وہ بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو ہٹلر کے ساتھی ہیں مختلف، جن میں سے کئی بہت مشہور ہوئے نیورنبرگ ٹرائل میں، اور جن کی اپنی شخصیات جو ہیں بڑی ایک حد تک مسخ ہو چکی تھی ان کے اس فلسفے کی وجہ سے اور ان کے ظلم کی وجہ سے، ان میں جو ہٹلر کا گرینڈ وزیر ہے، جو کہ سب لوگ سمجھتے تھے کہ وہی اس کے بعد اس کی کرسی پہ قبضہ جمائے گا، ہینرک ہملر، جوزف گوئبلز جس کے نام سے منسوب ہے پروپیگنڈے کا آرٹ، ہرمن گورنگ جو کہ اس کا گرینڈ انکویزیٹر تھا، جس کے نیچے ایس ایس اور بہت سی پولیسنگ سروسز اور بہت سے کنسنٹریشن کیمپس کا ظلم ہوا، روڈولف ہیس، مارٹن بورمن کا بڑا ذکر ہے یہاں پہ، جو کہ جس کو ایک مول لائک کریچر کہا گیا، جو کہ انتہائی ایمبیشس ہے اور وہ سارا وقت تخریب کاری کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح ریبن ٹراپ اور البرٹ اسپیئر جو کہ ہٹلر کا آرکیٹیکٹ بھی تھا، اور جو ان جرمن حضرات میں سے تھا نازی پارٹی میں جنہیں بہت جلدی احساس ہو گیا کہ یہ اس شخص پہ پاگل پن کا غلبہ ہو چکا ہے اور یہ اس پورے ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے جائے گا، اور اگر یہ جنگ جیت نہیں سکتا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر جرمنی بالکل مکمل تباہ ہو جائے، نہ صرف کہ اس کے پل اور اس کی فیکٹریاں اور اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو، بلکہ جرمن لوگ بھی تباہ ہو جائیں، اور وہ ایسنس آف دا جرمن پیپل کی پریزرویشن کے لیے اس نے اندرون خانہ کافی کاروائیاں کی۔ اب ایک چیز جو اس میں بار بار کہی جاتی ہے، اور اس میں کچھ اس زمانے کے تعصبات بھی ہیں جو ایسٹ اور ویسٹ کا تضاد ویسٹرن اسکالرس کے ذہن میں ہوتا ہے، کہ ایک بڑا اورینٹلسٹ ویو کہ ایسٹ جو ہے وہ دربار ہے اور ویسٹ جو ہے وہ پریگمیٹزم ہے۔ اس کے اندر دا رومن مائنڈ اور جرمینک مائنڈ اور نارویجین مائنڈ کی بھی کوئی کیٹیگرائزیشنز کی ہوئی ہیں، لیکن اس کو اگر ہم سائڈ پہ رکھیں، اس کو فی الحال اس پہ بات نہ کریں، ایک چیز جو بار بار ہیو ٹریول روپر کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوٹ تھا ایک ہٹلر کا، اس کا ایک دربار تھا اور اس کے درباری تھے اور اس کا ماحول بالکل دربار والا تھا۔ سو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اس طرح کا ایک میگیلومینیک کیرزمیٹک شخص طاقت پہ مکمل قبضہ کر لیتا ہے تو وہ کسی قسم کی اپنی کارروائیوں میں مداخلت یا کسی قسم کا اختلاف رائے برداشت نہیں کرتا۔ یہ تمام لوگ خوف کی ایک کیفیت میں اس کے ساتھ کام کرتے تھے اور درباریوں کی طرح اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس کا یہ کہنا ہے کہ ان آخری سالوں میں، آخری دنوں میں یہ کوئی پیرامڈ کی طرح کا سٹرکچر نہیں تھا جو ہٹلر کا دربار تھا، بلکہ یہ کنفیوژن آف پرائیویٹ ایمپائرز، پرائیویٹ آرمیز اینڈ پرائیویٹ انٹیلیجنس سروسز تھی۔ بہت سے لوگ اپنی اپنی جگہ طاقت پہ تسلط جمائے بیٹھے تھے، اپنا قبضہ کیے بیٹھے تھے، اور ان کی چھوٹی چھوٹی ایمپائرز تھیں، اور
उनके अंदर आपस में ताकत की कशमकश चल रही थी। और बीच में हिटलर था जो कभी कभार उन पे गालिब हो जाता था, कभी उनसे नालां होता था, कभी वो उनको गद्दार समझता था। हिटलर की बहुत लड़ाई अपने फौजी अफसरान से भी थी और उनको उसने बहुत ज़्यादा बेइज्जत भी किया, उनको अहम ओहदों से हटाया, और जो उसकी पार्टी और जो उसके दरबारी थे उनका कब्जा था। ये चीज़ भी आपको बड़ी फेमिलियर लगेगी जहाँ भी आप पावर का इस तरह का इस्तेमाल देखते हैं और उसकी कॉन्सेंट्रेशन किसी पर्सनालिटी कल्ट और किसी पर्सनालिटी में देखते हैं कि वहाँ पे पार्टी का स्ट्रक्चर जो है वो हावी हो जाता है लार्जर सियासत पे, और उसमें से भी वो लोग जो कि दरबारी हैं। सो कंप्लीट पार्टी कंट्रोल ओवर द आर्मी। इसी तरह उसने नात्सिज्म एज अ रिलीजन, उसकी जो एसेंशियल फिलॉसफी ऑफ निहिलिज्म है, फनाइयत की, कि जिसमें तबाही लिखी हुई है, जिसको एक रेवोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, जिसके पीछे एक रेशियल सुपीरियॉरिटी का कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर बहुत यहाँ पे दिलचस्प गुफ्तगू की है। अच्छा, अब जो हिटलर की ज़ात है वो बड़ी पेचीदा है। उसके अंदर अनापरस्ती या मेगैलोमेनिया तो है ही, लेकिन उसमें पर्सनल कैरिज्मा यानी ज़ाती दिलकशी एक ऐसी है कि जैसे कि वो हिप्नोसिस कर देता था अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर। इसके अलावा उसके अंदर ब्लड लस्ट, जो खून की प्यास है, उसकी बहुत सी एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। फिर उसकी जो बीमारियाँ थीं और जो उसकी डिल्यूजन्स थीं और जो उसकी इन तमाम चीज़ों के बावजूद जहनी जो उसके मामलात थे और उसकी जो जिस्मानी मामलात के बावजूद आखिरी दिन तक उसकी जो अस्करी मामलात के ऊपर बारीक निगाह थी और उसकी एक एक डिटेल उसको पता होती थी, और कई लिहाज से उसको जीनियस बना के पेश किया गया जहाँ वहाँ नहीं था, और कई ऐसी जगहों पे बहरहाल उसमें गैर मामूली किस्म की कुछ सलाहियतें थी जो हमें नज़र आती हैं। जो उसकी रूटीन थी अजीब व गरीब, और जिस तरह से वो अपने दरबार में अपने दरबारियों को बेइज्जत करता था, और जो उसका पैरानोया था, जो उसका शक था। एक तो खैर उसके खिलाफ प्लॉट भी हुआ, जर्नल्स प्लॉट ऑफ 20 जुलाई 1944। इसके अलावा भी कोशिशें की गई उसको मारने की जो कि कामयाब नहीं हुई, और फिर उसको ये शक था कि उसके साथी, करीब तरीन साथी, जिसमें कुछ हकीकत भी थी, उसकी पीठ पीछे इत्तेहादी फौजों के साथ कोई मुआहदा कर रहे हैं और सरेंडर की बात कर रहे हैं। तो वो हिमलर भी उसके ख्याल में उसने उसको बिट्रे किया, और गोयरिंग के खिलाफ तो बाकायदा उसने हाई ट्रीजन के अहकाम दिए कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये आखिरी दिनों की बात है जब वो बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है अपने बंकर में। सो ये जो आखिरी दिन है उसके बंकर में, जिसके उसके इर्द गिर्द जाली डॉक्टर भी हैं उसके, और उसके कुछ करीबी साथी रह गए हैं, कुछ कहते हैं हम उसके साथ खुदकुशी करेंगे, और उन्होंने कहा और उन्होंने वो बात पूरी की। बहुत सो ने फरार होने की कोशिश की लेकिन मारे गए, वो फरार मुमकिन नहीं था। ये आखिरी दिनों की जो बिपता है, जो उसकी अपनी खुदकुशी है, जो उसकी शादी है अपनी लॉन्ग टाइम कंपेनियन ईवा ब्राउन के साथ, और फिर उसके बाद उनकी जो आखिरी घंटे हैं, उसका जो तज़किरा है वो बहुत दिलचस्प है इस किताब के अंदर। और एक सवाल बहरहाल मेरे जहन में हमेशा पैदा होता है, वो ये है कि हिटलर जैसे लोग, जिनको वो भी कहता है कि हिटलर इज एन इनएक्सप्लिकेबल हिस्टोरिकल फिनोमिनन दैट इमर्ज एट रेयर इंटरवल्स अमंग मैनकाइंड, क्या इस तरह के लोग इसलिए पैदा होते हैं या पैदा हो जाते हैं कि उनकी वजह से तारीख का धारा तब्दील हो जाता है, या तारीख का धारा एक ऐसी जगह पे पहुंचता है कि फिर ऐसे लोग पैदा होते हैं, और वो उस ज़मान और मकान और उस हालात के मुताबिक किसी ना किसी ने ऐसे शख्स ने पैदा होना होता है, या फिर ये कि ये ख़ास किस्म का एक वाक़या है, और अगर हिटलर ना होता तो इस तरह दूसरी जंग अजीम ना होती, इतना जुल्म ना होता, ये सब कुछ ना होता। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ये ज़रूर पता चलता है इस किताब से कि ये सिर्फ हालात व वाक़यात और वहाँ जो तमाम जर्मनी की सियासत थी उसका शाखसाना या उसकी वजह से सब कुछ नहीं हुआ। हिटलर और उसके ये जो गिने चुने साथी ख़ास थे उसके साथ आखिरी दिनों तक, ये भी बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया।